Hello dear students, warm welcome to English classes with शीतल शर्मा। बच्चों, आप सब जानते हैं कि हमारी कंट्री इंडिया में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इसका मतलब हमारे देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म, मजहब, जाति के लोग रहते हैं। तो आप सब भी इस डाइवर्सिटी वाले प्यारे से देश इंडिया की झलक जरूर देखना चाहेंगे। आपको भी पसंद आएगा भारत की झलकें देखना। तो आइए आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 7 पढ़ते हैं, जिसका टाइटल है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। बच्चों, इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं और फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि गोवा की कल्चर क्या थी। इस चैप्टर के राइटर हैं प्रोफेसर लूसियो रोड्रिगेस। So I have told you this chapter has been divided into 3 parts, and today we are going to read its first part, and the title of this first part is A Baker from Goa. As you can see in the picture, तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि गोवा के बेकर के बारे में, उसकी लाइफ क्या थी और समय के साथ साथ उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेज आए हैं। गोवा में एक बेकर की क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loves of bread. बच्चों, गोवा में एक ऐसा समय था जब वहाँ पर पुर्तगालियों का ही शासन होता था। पुर्तगाली ही वहाँ पर रूल करते थे। तो यहाँ पर राइटर बताते हैं कि कैसे हमारे बुज़ुर्ग लोग, बड़े लोग अक्सर याद करते हैं। रेमिनिसिंग मीन्स रिकलेक्ट करना, याद करना। नॉस्टैल्जिकली मीन्स पुरानी बातों को याद करना। तो राइटर हमें बताते हैं कि कैसे हमारे यानी उनके बड़े बुजुर्ग लोग पुराने दिनों को याद करते हैं। और क्या दिन हैं वो? दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, वो दिन जब पुर्तगालियों का शासन होता था। देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड, और जब ब्रेड के पीसेस बहुत ही फेमस होते थे, कैसे सभी पुर्तगाली लोग ब्रेड खाते थे, उन दिनों को वो याद करते हैं। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. हालांकि समय के साथ साथ उन लोव्स को खाने वाले मीन्स पुर्तगाली लोग वैनिश हो गए हैं, गायब हो गए हैं, लेकिन बेकर्स, मेकर्स आज भी गोवा में हैं। We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. आज भी हमारे बीच में मिक्सर्स हैं, मीन्स जो भी बेकिंग का प्रोसेस होता है कि डो को मिक्स करना, उसे अलग अलग सांचे में डालना, मोल्ड करना और लव्स को बेक करना, तो वो सारी प्रोसेस गोवा में आज भी फॉलो की जाती है। और इस प्रोसेस में जो लोग लगे हुए हैं, इट मीन्स जो बेकर्स हैं, वो आज भी गोवा में हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, आज भी वो पुरानी टाइम टेस्टेड मीन्स समय के द्वारा परखी हुई, समय की कसौटी पर खरी उतरी हुई फर्नेसेस मीन्स आग की भट्टियाँ आज भी हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड मीन्स बुझा देना, मीन्स उन फर्नेसेस की, भट्टियों की आग को आज तक भी नहीं बुझाया गया है। इसका मतलब गोवा में आज भी एक ट्रेडिशनल बेकिंग के मेथड को फॉलो किया जाता है। पुराने समय की जो फर्नेसेस होती थी, जिन फर्नेसेस में बहुत सालों पहले बेकिंग का काम किया जाता था, आज भी वो फर्नेसेस गोवा में हैं। चलिए चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। The thud and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. राइटर कहते हैं कि कुछ जगहों पर आज भी क्या सुना जा सकता है? ट्रेडिशनल बेकर की बैम्बू की साउंड को,
थर्ड एंड जिंगल मीन्स जो रिपीटेड म्यूजिकल साउंड होती थी जब राइटर छोटा था या पुराने दिनों में बेकर जो है ट्रेडिशनल बेकर वो अपनी बैम्बू के साउंड करते हुए आता था. मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन. हो सकता है कि समय के साथ साथ क्या चेंजेज आ गए हैं कि आज वो पुराना ट्रेडिशनल बेकर नहीं है, आज फादर जिंदा नहीं है, लेकिन उसका बेटा आज भी अपनी फैमिली के प्रोफेशन को कंटिन्यू कर रहा है. इसका मतलब जो उसका खानदानी काम है बेकिंग का उसको वो चला रहा है. These bakers are even today known as पेडर in गोवा. आज भी इन बेकर्स को गोवा में पेडर के नाम से जाना जाता है. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. He used to come at least twice a day. अब ऑथर यहाँ पे याद करते हैं अपने बचपन के दिनों को. गोवा में हमारे बचपन के दिनों के दौरान बेकर हमारा फ्रेंड, हमारा कंपेनियन, हमारा साथी होता था. हमारे लिए वो पथ प्रदर्शक, गाइड भी होता था. He used to come at least twice a day. वह एक दिन में कम से कम 2 बार आता था. Once when he set out in the morning on his selling round and then again when he returned after emptying his huge basket. एक बार तो कब आता था वो? सुबह सुबह जब वह सारी जो है चीज़ों को बेचने के लिए निकलता था और फिर दोबारा जब उसकी बड़ी सी टोकरी खाली हो जाती थी तब वह लौटता था. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. और जैसे ही हमें गली में उसकी बैम्बू की जिंगलिंग साउंड सुनाई देती थी तो हम नींद से जाग जाते थे और हम भागकर उससे मिलना चाहते थे. हमें जो है बहुत जल्दबाजी होती थी, जैसे ही साउंड सुनाई देती थी तो हम जाग जाते थे और भाग जाते थे उससे मिलने के लिए. वाई वॉज इट सो? ऐसा क्यों होता था? अब ऑथर एक क्वेश्चन यहाँ पर रेज कर रहे हैं कि हम ऐसा क्यों करते थे. वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लव? क्या हम ब्रेड के लिए भाग कर आते थे? नॉट एट ऑल. नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. The loaves were bought by some Peskin or Bestin, the maid servant of the house. लव्स तो कोई और ही खरीद कर लेकर आता था और वो कौन होती थी? पेस्किन या बेस्टिन, जो घर की मेड सर्वेंट होती थी. What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. हम तो जो चीज़ खाने का हमारा मन होता था वो थी ब्रेड बैंगल्स, जिन्हें हम बड़े ध्यान से पसंद करते थे. Sometimes it was sweet bread of special make. कभी कभी ये कुछ खास ही तरह की स्वीट ब्रेड होती थी. The baker made his musical entry on the scene with a jang jang sound of its specially made bamboo stuff. बेकर गली में जब भी आता था तो उसकी एंट्री बहुत ही म्यूजिकल होती थी क्योंकि उसके हाथ में बैम्बू होता था जिससे बड़ी म्यूजिकल झैंग झैंग साउंड आती थी. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. एक हाथ से वो अपने सिर पर रखी हुई टोकरी को संभालता था तो दूसरी से बैम्बू को जमीन पर जब वो मारता था तो उससे बड़ी अच्छी साउंड आती थी. He would greet the lady of the house with good morning and then placed his basket on the vertical bamboo. वह मकान मालकिन से बड़े अच्छे से मिलता था, उसे गुड मॉर्निंग बोलता था और फिर अपनी बास्केट को बैम्बू पर रख लेता था. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. हम बच्चों को तो एक माइल्ड रिब्यूक मीन्स हल्की फुल्की डांट लगाकर एक तरफ कर दिया जाता था और लव्स दे दिए जाते थे नौकरों को. बट वी वुड नॉट गिव अप. लेकिन हम भी हिम्मत नहीं हारते थे. तो राइटर जब छोटा था तो क्या करता था? वी वुड क्लाइम अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ. पैरापेट होता है एक लो प्रोटेक्टिव वॉल जो रूफ के एज के साथ साथ बनाई जाती है, जिसे आप कह सकते हैं मुंडेर. तो हम क्या करते थे? एक बेंच पर या मुंडेर पर चढ़ जाते थे और किसी न किसी तरीके से टोकरी में झांकने की कोशिश करते थे. आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लव्स. मैं आज भी उन लव्स की टिपिकल फ्रेग्रेंस, एक खास महक को, खुशबू को याद कर सकता हूँ.
लव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। तो बड़े लोग खाते थे लव्स और बच्चों के लिए होती थी ब्रेड बैंगल्स। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। और उस समय जब सुबह सुबह ब्रेड बैंगल्स मिल जाती थी तो हम बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे कि हमें ब्रश करना है या हमारे मुंह धोने हैं। एंड वाई शुड वी, और हमें ऐसा करना भी क्यों चाहिए। इट मीन्स जब बच्चों को अपनी मनपसंद चीज़ सुबह सुबह मिल जाए तो बच्चे टूथब्रश करने की भी परवाह नहीं करते। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। अरे कौन मुसीबत लेना चाहेगा कि मैंगो लीफ को तोड़ो और फिर जो है टूथब्रश किया जाए। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये कोई ज़रूरी भी नहीं था। क्यों, क्या रीज़न देता है राइटर। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। अरे टाइगर अपने टीथ को कहाँ पर ब्रश करता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। सब कुछ खाया, उसके बाद गरम गरम चाय पी तो क्या हो जाता है, सब कुछ अपने आप बिल्कुल साफ हो जाता है। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल। तो यहाँ पर राइटर बताता है कि उस समय क्या होता था, मैरिज गिफ्ट्स बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाते थे अगर उनमें स्वीट ब्रेड को शामिल ना किया जाए, और स्वीट ब्रेड को कहा जाता था बॉल। जस्ट एज अ पार्टी और ए फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। जैसे एक पार्टी की वैल्यू ही खत्म हो जाती है, इसका अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं रहता, किसके बिना, ब्रेड के बिना। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village। अब राइटर कहते हैं कि एक बेकर की कितनी ज़्यादा वैल्यू होती थी पूरे गांव के लिए, इसके लिए शब्द जो है कम पड़ जाएंगे, वो अच्छे से कहा भी नहीं जा सकेगा। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement। अब जो है मकान मालकिन को, जो भी मकान की जो है फैमिली की मेन मेंबर होती थी, उसे अपनी बेटी के एंगेजमेंट के ओकेज़न पर सैंडविच बनाने तो बहुत ही ज़रूरी होते थे। इट मीन्स जो भी पार्टी, एंगेजमेंट, फंक्शंस होते थे उनमें कुछ खास डिशेस होती थी जो बनानी कंपल्सरी होती थी। केक्स एंड बॉलिनहास आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। और क्रिसमस के लिए, बाकी दूसरे त्योहारों के लिए क्या ज़रूरी होता था, केक और बॉलिनहास। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। इसीलिए बेकर की वो भट्टी, उसकी प्रेजेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, महत्वपूर्ण था। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai। और उन दिनों बेकर या ब्रेड सेलर कह लीजिए, वो एक खास ही ड्रेस पहनता था जिसको कहते थे कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये एक सिंगल पीस होता था लॉन्ग फ्रॉक जो घुटनों तक नीचे पहुंचता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सो बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर दैन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर दैन हाफ पैंट्स। हमारे बचपन में हम बेकर्स को देखते थे क्या पहने हुए, एक शर्ट और ट्राउजर्स जो फुल लेंथ से थोड़े छोटे होते थे और हाफ पैंट से थोड़े लंबे। इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट which reaches just below the knee invites the comment that he is dressed like a पेडर। आज भी अगर कोई ऐसी हाफ पैंट पहनता है जो नी से नीचे तक पहुंचती है तो उसे क्या कमेंट मिलता है कि अरे तुम तो पेडर की तरह दिखाई दे रहे हो, तुमने पेडर जैसे कपड़े पहने हुए हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। बेकर जो है महीने के अंत में अपने सारे बिल्स कलेक्ट करता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और पूरे महीने का हिसाब किताब पेंसिल से किसी दीवार पर लिख दिया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन दी ओल्ड डेज। पुराने दिनों में बेकिंग निसंदेह एक प्रॉफिट वाला प्रोफेशन होता था। अब लेसन के एंडिंग में राइटर बताते हैं कि बेकर की फैमिली बहुत ही अच्छे से रहती थी
क्योंकि उनकी इनकम अच्छी हो जाती थी। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और उसकी फैमिली कभी भी भूखे नहीं मरे। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरस। वह, उसका परिवार, उसके नौकर हमेशा सभी खुश दिखाई देते थे। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। और उनकी जो है प्लम्प फिजिक मीन्स वो सभी मोटे होते थे, गोल मटोल होते थे, तो ये एक प्रूफ हो जाता था कि वो कितने खुश रहते थे। इवन टुडे एनी पर्सन विद जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू अ बेकर। आज भी अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी जैक फ्रूट जैसी फिजिकल अपीयरेंस होती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति कटहल जैसा दिखाई देता था मीन्स थोड़ा मोटा सा, तो उसको किससे कंपेयर किया जाता? एक बेकर के साथ। इट मीन्स यहाँ पर राइटर ये बताना चाहता है कि पुराने दिनों में बेकर बहुत ही एक अच्छी साउंड पोजीशन इंजॉय करता था। तो इस तरीके से इस चैप्टर में गोवा के बेकर की, ट्रेडिशनल बेकर की क्या स्टेटस होता था, वो कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करता था, ये सारा कुछ बताया हुआ है। आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर, लेट्स डिस्कस its multiple choice questions. So, here is the first question. Who is the writer of the lesson A Baker from Goa? हम आज चैप्टर 7 डिस्कस कर रहे हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसका फर्स्ट पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो इसके राइटर कौन है? ए ऑप्शन इज लूसियो रोड्रिगस, बी ऑप्शन इज लोकेश अब्रोल, सी ऑप्शन इज महात्मा गांधी एंड डी ऑप्शन इज G.L. फ्यूंटेस। तो आई होप ये तो बिल्कुल ईजी आंसर होगा। यस, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। लूसियो रोड्रिगस इज द राइटर ऑफ दिस पार्ट। सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू द एल्डर्स ऑफ गोवा रिमेंबर नॉस्टैल्जिकली? गोवा के एल्डर्स कौन सी पुरानी बातों को याद करते हैं? सो ए ऑप्शन इज द ओल्ड पोर्चुगीज डेज, B option is loaves of bread, C option is British people and D option is both A and B. इसका मतलब क्या गोवा के एल्डर्स लोग पुराने पुर्तगाली दिनों को याद करते हैं और साथ ही साथ वे लोग कैसे लव्स ऑफ ब्रेड को एंजॉय करते हैं, उन दोनों को ही बातों को वो याद करते हैं। तो क्या बोथ A and B इज़ द राइट आंसर? यस, ये सोचिए। यस, option D, both A and B is the right answer. So we proceed, and the third question is what are the time tested things which still exist in Goa? गोवा में समय की परखी हुई, समय की कसौटी पर खरी उतरी हुई कौन सी चीज़ है? A option is cake, B is bowl, C is bread and D is furnaces of the bakers of Goa. Yes, I know you know the right answer, and the right answer is option D, furnaces of the bakers of Goa. So we proceed. Next question is how many times did the baker come daily? बेकर हर रोज कितनी बार आता था? A option is twice, 2 बार आता था। B option is thrice, 3 बार आता था। C ऑप्शन इज़ ओनली 1 टाइम, केवल एक ही बार आता था। या फिर D ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। यस, राइट आंसर इज ट्वाइस, ऑप्शन ए, बेकर हर रोज़ 2 बार आता था। सो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ओल्डन डेज बेकर इन गोवा वॉज नोन एज, पुराने दिनों में गोवा में बेकर को किस नाम से जाना जाता था? A option is कवाई, B option is bowl, C option is baker and D option is पेडर। ये पोर्चुगीज लैंग्वेज में एक खास शब्द है और आंसर है पेडर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what was the baker's place in Goa in the author's childhood days?
लेखक के बचपन के दिनों में बेकर की क्या जगह होती थी, उसको क्या इम्पोर्टेंस दी जाती थी? ए ऑप्शन इज़ फ्रेंड, उसको फ्रेंड माना जाता था। बी ऑप्शन इज़ कंपेनियन, उसे कंपेनियन माना जाता था। सी गाइड माना जाता था। या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। हमने चैप्टर में पढ़ा है कि बेकर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा थी, उसे फ्रेंड, कंपेनियन, गाइड सब कुछ माना जाता था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज थॉट एज अ नाइस माउथ वॉश टू क्लीन अप एवरीथिंग। किस चीज़ को एक बढ़िया सा माउथ वॉश माना जाता था जिससे सारी गंदगी साफ हो जाती थी? ए ऑप्शन इज कॉफ़ी, बी इज कोल्ड ड्रिंक एंड सी इज टी एंड डी इज ऑल ऑफ दी अबव। तो लेसन में हमने क्या पढ़ा था कि ऑथर याद करते हैं कि चाइल्डहुड में क्या पिया और जो है क्या चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। हॉट टी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी ये सही आंसर है, क्योंकि ऑथर ने बताया था कि गर्म चाय पी तो उसके बाद टूथब्रश की ज़रूरत ही नहीं होती थी। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ अ मस्ट फॉर क्रिसमस। क्रिसमस के लिए क्या चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती थी? ए ऑप्शन केक्स, बी ऑप्शन बॉलिनहास, सी बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस हैं ये। केक्स और बॉलिनहास दोनों ही चीज़ें ज़रूरी मानी जाती थी क्रिसमस के लिए। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बेकर यूज टू वेयर। बेकर क्या पहनता था? ए ऑप्शन साड़ी, बी ऑप्शन धोती, सी इज़ कबाई एंड डी इज़ नन ऑफ दी अबव। हमने पढ़ा था कि वो एक पिक्यूलियर विचित्र ड्रेस डालता था जिसका नाम होता था कबाई। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन वर द बिल्स कलेक्टेड। बिल्स कब इकट्ठे किए जाते थे? ए ऑप्शन इज़ डेली, डेली बिल्स इकट्ठे किए जाते थे। फोर्टनाइटली इकट्ठे किए जाते थे। सी ऑप्शन वीकली या फिर डी ऑप्शन एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के एंड पर इकट्ठे किए जाते थे। यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर बेकर्स इन देयर फिजिक। बेकर्स का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है? ए ऑप्शन वीक, कमज़ोर से दिखाई देते हैं। बी सिक, कमज़ोर बीमार दिखाई देते हैं। सी प्लम्प, गोल मटोल। या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। ये तो हो ही नहीं सकता कि कमज़ोर भी और मोटा भी है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्लम्प, गोल मटोल होते थे, क्योंकि उनका स्टेटस क्या बताया गया है कि वो बहुत ही हैप्पी प्रोस्पेरस रहते थे। So here our discussion ends. I hope you have enjoyed the video. Thank you very much for watching it.